गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पहले बच्चों हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तुगलक वंश 1320 में प्रारंभ हुआ और 1414 तक चलता रहा। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक से प्रारंभ हुआ। गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर 1320 में बैठा और 1325 में अफगानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। तो आज हम लोग तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ रिवीजन लेंगे और अगले टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक, देखिए पहला पॉइंट यही है कि गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक। अगर संस्थापक राजा की बात की जाएगी तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक का नाम आएगा। दूसरा यह है कि गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम कुआं और नहर का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान। इसके पहले सल्तनत काल में किसी भी व्यक्ति ने नहर और कुओं का निर्माण नहीं कराया। प्रथम नहर का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक और सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराने वाला फिरोज शाह तुगलक है। अगली बात इसके बारे में है कि इसने तुगलकाबाद नगर बसाया था। तुगलकाबाद नगर इसने बसाया था। इसके समय पर जो कर था वो मैक्सिमम 1/5 और मैक्सिमम 1/3, और जो इसने वृद्धि की थी वो 1/10 या 1/11, ये इसने वृद्धि कर दी थी। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था और इसके निजामुद्दीन औलिया से कुछ संबंध खराब हो गए थे, इसलिए इसने निजामुद्दीन औलिया को कहा था कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। उस समय यह बंगाल अभियान पर था, तो इसके विषय में निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। हुजूर दिल्ली अभी दूर है। हुनुज दिल्ली अमे अस्त। हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने यातायात के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया। पुरानी सड़कों का निर्माण कराया और नई सड़कों का भी निर्माण कराया। इसने डाक चौकियों की स्थापना की थी। इसकी प्रत्येक डाक चौकी 1/3 मील पर स्थापित थी। एक चौकी से दूसरी चौकी के बीच 3/4 मील की दूरी थी। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, ये तुगलकाबाद में ही बना हुआ है, जो एक कृत्रिम झील के द्वारा बनवाया गया है। ये वहीं पर बना हुआ है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में वो हमने आपसे शेयर की। इसके समय में वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया गया था। ये वही क्षेत्र था वारंगल जहां पर प्रताप रुद्र देव का शासन था और जौना खां ने आक्रमण कर प्रताप रुद्र देव को बंदी बना लिया था और उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया था। अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ बातें हमने इनके बारे में बताई। आज हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जौना खां के बारे में अध्ययन करें। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां
मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जौना खां बचपन से ही एक सैनिक परिवार से संबंधित था, तो इसकी जो इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं जो थी, बहुत ही बलवती थी। ये तत्काल ही सुल्तान बनना चाहता था। तो इसने अफगानपुर में एक षड्यंत्र के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करवाई और उसके बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कुछ इतिहासकार इसे पितृहंता भी कहते हैं। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1351 तक शासन करता रहा। इसके बचपन का नाम जूना खां और कहीं कहीं से आप जौना खां के नाम से भी जानेंगे। आइए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को राजकुमार भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकार पागल बादशाह भी कहते हैं। पागल बादशाह भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकार मूर्ख बादशाह भी कहते हैं। मूर्ख बादशाह भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकार रक्त पिपासु भी कहते हैं। रक्त पिपासु भी कहते हैं। और यहाँ तक बदायूनी ने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक की जब 1351 में मृत्यु हुई तो बदायूनी ने कहा था कि एक राजा को प्रजा से और एक प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। एक राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा कथन बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा। तो ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सल्तनत काल का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने उस समय ग्रेजुएशन कर रखा था। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई इसने उस समय की थी जब शिक्षा दूरस्थ क्षेत्रों में या दूर दूर तक नहीं थी, तब इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। इसलिए इतिहासकार इसे सर्वाधिक विद्वान मानते हैं। आइए देखते हैं इसे किस किस विषय में ज्ञान था। इसे खगोल शास्त्र में ज्ञान था, इसे गणित में ज्ञान था, इसे आयुर्विज्ञान में ज्ञान था, उपयुक्त विषयों में इसे ज्ञान था। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान राजा था, इसीलिए इसे बुद्धिवाद का उपासक कहा जाता है। बुद्धिवाद दर्शन का उपासक कहा जाता है। क्योंकि यह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, तो इसे बुद्धिवाद दर्शन का उपासक कहा जाता है। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की भांति जो अमीर थे, जो उलेमा थे, इनको राज्य में उतनी दर्जा नहीं दी। अर्थात इसने धर्म को राज्य से पृथक रखा। धर्म को राज्य पे हावी नहीं होने दिया। अमीरों को, उलेमाओं को उतना ज्यादा इसने तरजीह नहीं दी। कहने का मतलब यह है कि इसने शरीयत की उपेक्षा की। जो शरीयत कानून चलता था, इसने शरीयत की उपेक्षा की। सर्वाधिक विद्वान राजा था। पहला ऐसा सुल्तान था जिसने शासन में गैर मुस्लिम और गैर भारतीय आदि लोगों को उच्च पद प्रदान किया। आदि लोगों को इसने शासन में उच्च पद प्रदान किया। पहला ऐसा राजा था जिसने शासन में गैर मुस्लिम, गैर भारतीय इन लोगों को शासन में उच्च प्रदान किया है। कि तुर्कों को भी उच्च पद प्रदान किया, लेकिन इन लोगों को भी उच्च पद प्रदान किया। जिससे एक इतिहासकार थे बर्नी, वो बर्नी बहुत ही
मोहम्मद बिन तुगलक से खफा हो गया था और उन्होंने बड़ा ही इनको उल्टा सीधा कहा। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था कि तुम छिछोरे हो, तुम छिछोरे हो, तुम माली हो, तुम छिछोरे हो, तुम जुलाहा हो, तुम जुलाहा हो, तुम नाई हो, तुम रसोइया हो। बड़ा ही जो मन में आया बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को उल्टा सीधा कहा। इसने कहा चूंकि बर्नी जो था वो तुर्क था और वो चाहता था कि शासन में उच्च पद सिर्फ तुर्कों को दिया जाए, शायद ये वजह थी कि इसने अपने मन की भड़ास निकाली और इसने बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को उल्टा सीधा कहा। इसने कहा कि तुम छिछोरे हो, माली हो, जुलाहा हो, नाई हो, रसोइया हो। जो उसके मन में आया उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को उल्टा सीधा कहा। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहार, हिंदुओं के जो त्योहार थे, होली, हिंदुओं के त्योहार होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि त्योहारों में भाग लिया। पहला सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान जिसने हिंदुओं के त्योहार होली, दीपावली आदि में इसने भाग लिया, पहला ऐसा सुल्तान था। इसके दरबार में दो प्रसिद्ध जैन विद्वान रहते थे जिसका नाम था राजशेखर ये और जिन प्रभा सूरी। ये दो जो व्यक्ति थे, ये दो प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे और मोहम्मद बिन तुगलक इनसे जो है सलाह मशविरा करता था और इनका सम्मान करता था, यानी विद्वानों का सम्मान करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक अफ्रीकी यात्री जो मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को निवासी इब्न बबूता 1333 में इब्न बबूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। 1333 में मोरक्को निवासी जो अफ्रीका का रहने वाला था इब्न बबूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया 1333। याद करने का बहुत सरल तरीका 1333। इब्न बबूता भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा। यहां पर वह 8 वर्ष तक रहा। 8 वर्ष रहने के बाद उस दौरान यह दिल्ली के काजी के पद पर रहा। इसी दौरान इसने यहां पर एक पुस्तक लिखी थी, रेहला, ये जो कि अरबी भाषा में थी। एक पुस्तक इसने लिखी रेहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इनके प्रशासनिक शासन सुधार और इनके बारे में विस्तृत वर्णन आपको रेहला से मिल जाएगा। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बबूता को भारत का राजदूत बनाकर चीन भेजा, जहां पर इब्न बबूता मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर 1342 में चीन गया और उसके बाद इब्न बबूता वापस भारत आया और कुछ समय रहने के बाद अफ्रीका वापस चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि बहुत ही सर्वाधिक विद्वान राजा था और ये कुछ बहुत अच्छे काम करना चाहता था, इसने शुरुआत की, कुछ अच्छे काम की, जैसे कि इसने एक नगर बसाया था जहां पनाह नगर। इसने एक जहां पनाह नगर बसाया। एक इसने आदिलाबाद का किला बनवाया। एक इसने आदिलाबाद का किला बनवाया था जो बहुत ही फेमस है। तो इसने कुछ अच्छे काम करवाने शुरू किए, लेकिन कहते हैं कि दुर्भाग्य ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। इसने जीवन में जितने भी काम किए वे सारे काम असफल रहे। क्यों असफल रहे? इसका क्या काम था? क्या उस काम को, जो इनके काम असफल रहे, उसको करने के लिए इसने उचित समय नहीं चुना, या इसके अंदर उस काम को या किसी भी काम को करने की जल्दबाजी थी? क्या हो सकता है? फिलहाल इसने जीवन में जो भी काम किए वो सारे काम असफल रहे। तो इसके एक एक काम को हम लोग बारी बारी से देखें। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में 5 योजनाएं चलाई और पांचों की पांचों योजनाएं इसकी असफल रही।
तो आइए सबसे पहली योजना के बारे में बताऊं कि जब इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो ये तुगलकाबाद में रुका और वहीं पर ये 40 दिन इसने गुजारे। ठीक 40वें दिन ये दिल्ली पर आया और उस समय दिल्ली को खूब सजाया गया, इसका स्वागत किया गया और वहीं पर इसने अपना राज्याभिषेक कराया। चूंकि जो इसके पिता के समर्थक थे या अन्य जो अमीर और उलेमा थे वो इसके खिलाफ विद्रोह न कर दें, इसलिए इसने राजकोष के धन को पानी की तरह लुटाया। इस प्रकार इसका राजकोष खाली हो गया और इस राजकोष को पूरा करने के लिए इसने जो था कर बढ़ाने का निश्चय किया। तो सर्वप्रथम इसने एक क्षेत्र प्रथा है दोआब, इसने दोआब में कर वृद्धि करने का निश्चय किया। दोआब में कर वृद्धि करने का इसने निश्चय किया। ये दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो प्रदेश होता है उसे दोआब कहते हैं। गंगा और यमुना के जो बीच का प्रदेश था वो दोआब कहलाता था, जो कि बहुत ही उर्वर प्रदेश होता है। यहाँ पर फसल बहुत अच्छी पैदा होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जब इसने दोआब में कर वृद्धि का निर्णय लिया उसी समय दोआब में अकाल पड़ गया। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी और कर्मचारी थे उन्होंने जनता से जबरदस्ती कर वसूला और इतना ज्यादा कर वसूला कि खेती जो थी वो नष्ट हो गई और किसान शहर को छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। इनके अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों का जंगल में पीछा किया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया और अन्न की कमी हो गई, अन्न महंगा पड़ गया, राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। हालांकि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की कोई गलती नहीं थी। इसको बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे अधिकारियों ने ये जनता के साथ ऐसा किया है, इसलिए इसने उन जो लोग जंगल में भाग गए थे किसान, उनको वापस दोआब में लाने का निश्चय किया, उनको ला करके पुनः बसाया और इसने कृषि के विकास के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने कोही नामक एक विभाग की स्थापना की जो कृषि से रिलेटेड था और इसने किसानों को इसके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का निश्चय किया। इसने दो प्रकार के ऋण किसानों को उपलब्ध कराए, एक ऋण का नाम था सोनधर, एक ऋण का नाम था तकावी। इसने किसानों को सोनधर और तकावी ऋण उपलब्ध कराए और किसानों से कहा कि बहुत सारा ऋण ले जाइए, कृषि कीजिए, आप भी पैदा कीजिए और हमें भी दीजिए। और इसने किसानों को फसल चक्र अपनाने की सलाह दी। इसने कहा कि जो कि ये फसल चक्र के द्वारा अगर फसल बोई जाए तो वो ज्यादा उत्पन्न होगी। इसके इसने खुद एक 60 मील जमीन का टुकड़ा चुना और उसमें उसने बदल बदल कर फसलें बोई। इससे इसने जनता में एक मैसेज देने का प्रयास किया, लेकिन उसकी यह योजना भी असफल रही क्योंकि फसल चक्र को उसने 3 साल तक केवल किया और जिस जमीन को इसने चुना था वो अनुपजाऊ थी, इसके पहले ये कोई प्रयोग नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि दोआब में जो उसने कर वृद्धि की, इससे जो जनता थी वो असंतुष्ट हो गई और जनता मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ हो गई। हालांकि इसने अपने भूल को बाद में सुधारने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद इसने महसूस किया कि जो दिल्ली है वहां से हम पूरे भारत पर, खास करके दक्षिण भारत पर नजर नहीं रख सकते हैं। इसलिए इसने क्या किया, अपनी जो राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का निश्चय किया। अपनी जो राजधानी थी जो है इसने दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का निश्चय किया, यानी राजधानी को परिवर्तन करने का निश्चय किया। कहा? दिल्ली से दौलताबाद। ये दौलताबाद जो देवगिरी क्षेत्र था, वही देवगिरी जहां पर राजा रामचंद्र देव का शासन हुआ करता था और मलिक काफूर ने जो है 1307 में देवगिरी को जीता और 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर अटैक किया था। उसी देवगिरी का नाम दौलताबाद भी है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि यदि हम राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाएंगे तो वहां से हम दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों पर हम नजर रख सकेंगे। इसके लिए इसने एक आदेश पारित किया कि दिल्ली के सभी निवासी जो है दौलताबाद चलें। जो लोग दौलताबाद नहीं जाना चाहते थे उनको जबरदस्ती दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ लोग रास्ते में ही भूख से मर गए, कुछ लोग जो वहां पहुंचे वहां की जलवायु के हिसाब से फिट नहीं बैठे, वहां की जलवायु उनके अनुकूल नहीं थी और कुछ लोग वहां पर रोगग्रस्त होकर के उनकी मृत्यु हो गई। बाकी जो लोग वहां पर बच गए थे पठारी एरिया होने के कारण वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाए। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी भूल का एहसास हुआ और इसने अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली पुनः लाने का निर्णय किया। इस प्रकार इसने जब अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की तो इसका बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन चला गया। राज्य का जो राजकोष था वो खाली हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि इसने जब अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की तो दिल्ली धू धू करके जल उठी, यहाँ तक कि दिल्ली में कुत्ते और बिल्ली तक नहीं बचे हुए थे। तो इस प्रकार जब इसको एहसास हुआ कि ये एक गलत निर्णय है तो इसने जो है दिल्ली वापस आने का हुक्म दिया। इस प्रकार इसकी बहुत ही तूतू हो गई। जिस समय इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की उससे पहले दिल्ली एक समृद्ध नगरों में से एक थी। खुद इब्न बतूता ने कहा है कि दिल्ली विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। खुद दिल्ली की जो तुलना है वो बगदाद की और काहिरा की मंडियों से की जाती थी। दिल्ली एक संपर्क नगर था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के इस फैसले से दिल्ली नष्ट भ्रष्ट हो गई और इसमें काफी इसको असहनीय पीड़ा भी हुई। दुआब में कर वृद्धि से अकाल पड़ने से इसका खजाना खाली हो चुका था। राजधानी परिवर्तन से भी इसका खजाना खाली हो चुका था। उस समय विश्व में चांदी की कमी हो गई थी तो इसने सोचा कि क्यों ना चांदी के सिक्के के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा चला दी जाए। इसने सोचा क्यों ना चांदी के मुद्रा के स्थान पर जो है सांकेतिक मुद्रा चलाई जाए। तो इसने पीतल के तांबे के मुद्रा चलाने का आदेश दिया। हुआ यूं कि उस समय विश्व में दो लोग जो इस मुद्रा का प्रयोग कर रहे थे उसमें एक थे चीन के कुबलई खां जिन्होंने पत्र मुद्रा चलाई थी और ये उनका प्रयोग वहां पर सफल भी रहा था। उधर ईरान में गजन खां ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था और उनकी यह योजना असफल रही थी। एक व्यक्ति की योजना सफल रही और एक व्यक्ति की योजना असफल रही। चीन के कुबलई खां से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने का निश्चय किया, यानी तांबे के मुद्रा चलाने का निश्चय किया और उनका मूल्य चांदी की मुद्रा के बराबर रखा। उससे ये हुआ कि राज्य में के जो लोग थे उन्होंने नकली सिक्के बनाने चालू किए। एक समय ऐसा आ गया कि दिल्ली के प्रत्येक घर में प्रत्येक घर टकसाल बन गया। जो अमीर और जो साहूकार थे, जो किसान थे वो बहुत अमीर होने लगे, घर घर सिक्के बनने लगे। नकली सिक्कों की इतनी तादाद हो गई कि व्यापारियों ने सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को यह योजना भी वापस लेनी पड़ी और इसने घोषणा की कि जिन लोगों ने नकली सिक्के बनाए हैं या जिनके पास तांबे के सिक्के हैं वो राजकोष में आए और इन सिक्कों को जमा करें और इसकी वजह से जो चांदी के जो सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, वो सिक्के वापस ले जाएं। इस प्रकार इसने उन तांबे के सिक्कों को वापस लिया और उनकी जगह पर चांदी के सिक्के फिर से दिए, जिससे इस राजकोष पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और उसको यह योजना वापस लेनी पड़ी। इसके समय में एक सिक्का सोने का सिक्का था जिसको दिनार कहते थे। दिनार सिक्का चलाया गया था। इसके समय में एक अदली नाम का सिक्का चलता था। इसके समय में एक सुल्तानी नाम का सिक्का चलता था। तो इस प्रकार इसने बहुत सारे सिक्के चलाए थे। दिनार सिक्का चलाया था, अदली सिक्का चलाया था, सुल्तानी सिक्का चलाया था। तो इस प्रकार ये जो सांकेतिक मुद्रा की जो योजना थी यह योजना भी इसकी असफल रही। तो इस प्रकार इसकी जो ये तीसरी योजना थी यह योजना भी इसकी असफल रही। इसके बाद इसके दरबार में कुछ खुरासान के लोग रहते थे जो इसके दरबार में रहते थे। उस समय क्या हुआ कि खुरासान एक क्षेत्र पड़ता था जो कि ईरान की तरफ था। वहां के राजा की मृत्यु हो गई थी। तो इसके दरबार में रहने वाले कुछ लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को बताया कि अगर खुरासान पर आक्रमण कर दिया जाए इस समय तो खुरासान को जीता जा सकता है, इससे आपके साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान करने का निश्चय किया। इसके लिए इसने एक 3,70,000 लोगों की एक बहुत बड़ी फौज कलेक्ट की।
3,70,000 लोगों की एक बहुत बड़ी फौज इसने कलेक्ट की और इन सैनिकों को 1 साल के लिए अग्रिम वेतन दे दिया कि तुम्हें चल करके खुरासान अभियान करना है, तथा बाणों और तोपों और तलवारों के लिए भी जो है इसने अग्रिम धन दे करके शस्त्रों का जो है निर्माण करवाया। लेकिन बाद में इसे ज्ञात हुआ कि जब हम खुरासान अभियान पे जाएंगे तो रास्ते में कुछ दुर्गम रास्ते हैं, बर्फीले रास्ते हैं जिनको पार करना कठिन है। तो इसी चिंता में डूबे डूबे कुछ समय गुजर गया। तभी वहां पर सत्ता बदल गई और एक दूसरे राजा ने खुरासान में अपनी सत्ता स्थापित की और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। यह सोच करके मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान त्यागने का निश्चय किया और इसके बाद इसने यह निर्णय जब वापस लिया तो बहुत सारे जो इसके 1 साल का जो इसने वेतन दिया था वो इसका निरर्थक चला गया। एक बहुत बड़ी सेना जिसने कलेक्ट कर रखी थी वो बेरोजगार हो गई और इसकी इस निर्णय की कड़ी आलोचना हुई। इसके बाद इसने कराचिन अभियान करने का निश्चय दिया। कराचिन अभियान करने का निश्चय किया। कराचिन एक क्षेत्र पड़ता है कुमायूं, ये उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता है कुमायूं की तरफ। इसने कराचिन अभियान को करने यानी कराचिन को जीतने का मन बनाया, क्योंकि इसका मानना था कि यदि हम कराचिन पे कब्जा कर लेते हैं तो उधर से जो चीनियों के आक्रमण होते हैं उनको आसानी से रोका जा सकता है। इसने अपने एक सेनापति को कराचिन अभियान के लिए भेजा। उस समय क्या हुआ कि शुरुआत में इसको सफलता मिली, लेकिन उसी समय वर्षा शुरू हो गई और इसने अपने सैनिक जो सेनापति था उसको आदेश दिया कि सेना को लेकर के आगे ना बढ़ाए। इसने अपनी एक 10,000 लोगों की सेना को लेकर के कराचिन अभियान पे भेजा था, लेकिन अत्यधिक सफलता से उत्साहित होकर इसके सेनापति ने अभियान को जारी रखा। उसी समय वर्षा चालू हो चुकी थी, जिससे सेना में भयंकर बीमारी पनप गई और चूंकि वहां पर दुर्गम क्षेत्र था और दलदली क्षेत्र था, बहुत सारे सैनिक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई और बहुत सारे सैनिकों की दुर्गम रास्तों में फंसकर दलदल में फंसकर उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार बर्नी बताते हैं कि 10,000 में से केवल 10 लोग वापस आए थे। इस प्रकार बिना कोई युद्ध लड़े एक बहुत बड़ी सेना का विनाश हो गया। इसीलिए इतिहासकार इसको रक्त पिपासु कहते हैं कि इसने एक बहुत बड़ी सेना का जो है रक्त पी लिया, यानी एक बहुत बड़ी सेना का ये जो है इस सैनिकों का इसने क्षय कर दिया। कुल मिलाकर कराचिन अभियान भी इसका असफल रहा। तो इसने जीवन में 5 योजनाएं चलाई और 5 योजनाएं इसकी असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत जो था उस समय सबसे ज्यादा सल्तनत काल में सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र था। सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान हुए हैं उसमें जो सर्वाधिक क्षेत्र था यानी टोटल 23 प्रांत थे। टोटल 23 प्रांत थे इसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और कहते हैं कि जिसके पास जो जितना होता है, जितना काम होता है, उतने ज्यादा उसके पास समस्याएं होती हैं। ठीक वही हुआ, जितना बड़ा इसका प्रदेश था उतने ही ज्यादा इसके यहाँ विद्रोह हुए, यानी 34 विद्रोह हुए। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्वाधिक विद्रोह किस सुल्तान के शासन में हुए, तो सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हुए। सबसे ज्यादा प्रांत यानी टोटल 23 प्रांत थे, यानी सर्वाधिक प्रांत थे, सर्वाधिक विद्रोह हुए, बहुत सारे इसके समय में विद्रोह हुए। इसने अपने सिक्कों पर एक नाम लिखवाया था अलाउद्दीन खिलजी की भांति। यह भी अपने को यानी सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था और इसने अपने सिक्कों पर अल जिल्ली सुल्तान इसने लिखवाया था। अपने सिक्कों पर इसने लिखवाया था कि मैं जो भी हूँ ईश्वर की दया पर हूँ, यानी जो कुछ हूँ, जो ये पद है ये दैवी पद है, ये ईश्वर का पद है। जो सुल्तान होता है वो देवता ईश्वर के द्वारा मनोनीत किया गया व्यक्ति होता है, उसमें आप लोगों को मानना चाहिए। इसने अपने सिक्कों पर अल जिल्ली सुल्तान लिखवाया। इसके बाद इसके समय में सर्वाधिक हमने बताया कि 34 विद्रोह हुए हैं, बहुत सारे विद्रोह हुए। इसके समय में 2 ऐसे विद्रोह हैं जो आपको बहुत जरूरी पढ़ने हैं। वो दक्षिण भारत में एक राज्य है विजयनगर। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों ने की। हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों ने की। पहले ये वारंगल में सामंत हुआ करते थे,
उसी समय इन्होंने 1336 में एक विजयनगर हिंदू राज्य की स्थापना की और अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे प्रदेशों को जीतकर विजयनगर को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया, जिसने बाद में 300 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय में 1347 में दही देवगिरी, जिसे दौलताबाद कहा जाता था, वहां पर विद्रोह हुआ और इसी देवगिरी को बाद में बहमनी कहा गया, यानी बहमनी राज्य की स्थापना की। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हसन गंगू। हसन गंगू जिसका पूरा नाम था अलाउद्दीन बहमन। इसीलिए इसने बहमनी वंश की स्थापना की 1347 में। तो दो ये जो राज्य हैं विजयनगर और बहमनी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अस्तित्व में आए। इसका जब बहमनी में विद्रोह हुआ तो ये बहमनी का विद्रोह दबाने के लिए अपनी सेना के साथ गया, लेकिन तभी इसको पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है तागी। तागी जो है ये गुजरात में रहता है और इसने विद्रोह कर दिया है। ये तागी का जो विद्रोह था वो दबाने के लिए गुजरात की ओर गया। जब तागी को लगा कि मोहम्मद बिन तुगलक हमारे पीछे आ रहा है, तो ये गुजरात को छोड़कर थट्टा की ओर भागा। थट्टा जो कि सिंध की ओर पड़ता था, ये थट्टा की ओर भागा। मोहम्मद बिन तुगलक ने तागी का पीछा किया और थट्टा की ओर बढ़ा। थट्टा पे जब ये मोहम्मद बिन तुगलक थट्टा पहुंचा तो तागी वहां से आगे की ओर निकल गया। यही थट्टा पर मोहम्मद बिन तुगलक की 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की इस अंतिम अभियान के दौरान मृत्यु हो गई और वहीं पर 22 मार्च 1351 को इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कर दिया गया। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास में सर्वाधिक विद्वान बादशाह कहा जाता था, लेकिन उसने जो अपने जीवन में योजनाएं चलाई वे सभी योजनाएं असफल हो गईं, इसलिए इसको मूर्ख बादशाह भी कहा गया है, पागल बादशाह भी कहा गया है और रक्त पिपासु बादशाह भी कहा गया है। थैंक यू। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। आप सभी लोग नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।